भाई यार देखो, इससे पहले कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वीडियो में लेट दूँ। आज तो बहुत ही लेट हो गई, तो भाई इसके लिए सॉरी 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 यार, प्लीज़ समझ जाना। और थोड़े टाइम में आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा स्टूडियो बन रहा है, सेटअप बन रहा है, वो रीज़न है, वो भी है, लेकिन एक और रीज़न है। तो वो अभी मैं मतलब समझ जाओ यार, सही में मैं वीडियो सुबह ही डालना चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अब आप समझ जाओ अगर इस बात को। अच्छा है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब आप लोग कहते हो कि वीडियो लेट आ रही है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ टाइम में चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी सब। तो आई होप आप समझ जाओगे भाई, समझ जाना प्लीज़, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं सच में बहुत बुरा फील करता हूँ इस चीज़ को लेकर कि वीडियो लेट आ रही है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप समझोगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। समझ गया ना? ठीक है भाई, समझ गए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, समझ गया मैं। हम चलते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। और गाइस ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने भाई? हाँ, थोड़ी ज़्यादा बोल दिया। तो विंस मैकमैन के बारे में सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ। तो ऐसा लग रहा है हम लोगों को, मैं भी अभी तक इस भ्रम में था कि विंस मैकमैन के ऊपर शायद थोड़ा सा प्रेशर होगा, इस वजह से कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं कि उनको अपनी ये जो स्पॉट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से वही छोड़ना पड़ जाएगी। भैया वो गायब हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से, ठीक है ना? वो सीईओ तो वैसे भी नहीं है, वो कुछ नहीं रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के। बट ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनली ऐसा कोई भी उनके ऊपर रियल प्रेशर नहीं है, बल्कि कोई भी चेंजेस होने के भी वो नहीं है। जो एग्जैक्टली कोर्ट है वो ये है कि देर इज नो इंडिकेशन एट ऑल दैट विल हैपन, कि यानी कि कोई भी चेंज होने वाला है यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा था तो वो सीन यहाँ पे नहीं है, ठीक है? विंस मैकमैन चिल हैं आराम से। जब एलिगेशंस जो लगे हैं उसके जो रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे उसके बाद शायद हम किसी चीज़ को सीरियसली ले सकते हैं, शायद तब विंस मैकमैन में लेंगे, लेकिन अब फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। रॉ की जो टीवी 14 में स्विच होने को लेकर अपडेट थी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी और फॉलोअप में चीज़ बताता हूँ, और वो ये है। सबसे पहले तो मैं शॉक हो गया सुन के कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन नहीं है कि टीवी 14 उनको बनाना है, बल्कि यूएसए नेटवर्क ने खुद से ऐसे कहा है। तभी मैं सोचूं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सिर्फ मंडे नाइट रॉ ही चेंज होगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोग्रामिंग चेंज करेगी तो भाई रॉ के ऊपर भी होगी, स्मैकडाउन, क्योंकि अब ड्राफ्ट तो वैसे भी नाम का ये रहा तो है नहीं, जो सुपरस्टार रॉ पे आते हैं वो स्मैकडाउन पे आते हैं। अब रॉ पे स्टोर लाइन चल रही है बिल्कुल खून खराबे वाली, और उसके बाद जो है वहाँ पे वो कपल डांस कर रहे हैं, तो वो ऐसा सीन नहीं बैठेगा ना सेम। तो ये जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नहीं बल्कि यूएसए नेटवर्क का डिसीजन था जिसके ऊपर रॉ आती है। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगा जान के। हालांकि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि वो कब से चालू होगा, लेकिन हो जाएगा अब ये बात है, क्योंकि अब जब खुद नेटवर्क चाह रहा है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी अपनी प्रोग्रामिंग स्विच करनी पड़ेगी ना। अब इससे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यूएसए नेटवर्क को प्रेशर बनाना पड़ेगा कि करो ना, कुछ गर्मा गर्मी लाओ, कुछ खून खराबा दिखाओ, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का खुद का डिसीजन नहीं है। और विंस मैकमैन वैसे भी मैं सोच रहा था यार, अपने पैसे वैसे कैसे भूल जाएंगे यार, टीवी पीजी के अंदर तो बड़े पैसे छाप रहे थे। तो ये एक इसके पीछे रीज़न निकल के आया, जो कि बहुत मेजर चीज़ है इसके अंदर, और इस हिसाब से बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे जो थिंग्स है वो टीवी 14 के हिसाब से कितनी एक्सट्रीम और कितनी ब्रूटल होती हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन नहीं बल्कि यूएसए नेटवर्क का डिसीजन है। अगली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। तो कोडी रोड्स ने यहाँ पर कुछ बताया है अपनी इंजरी वाली सिचुएशन को लेकर। तो भाई उन्होंने ये कह दिया कि मुझे मेरे डॉक्टर्स बता नहीं रहे कि मैं कब तक वापस आ सकता हूँ, और उसके पीछे रीजन ये है कि डॉक्टर्स को भी इस बात का पता है कि अगर उन्होंने मेरे को कोई टाइमलाइन दे दी तो मैं तभी जाकर जो रिंग में कूद जाऊंगा 1-2 महीने के अंदर। इसीलिए मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा कि मैं कब तक वापस आऊंगा। इवन गाइस, क्लैश एट द कासल के एडवर्टाइजमेंट में जो कोडी रोड्स इससे पहले फीचर होते थे, जैसे आप देख सकते हो पहले का एडवर्टाइजमेंट है, अब का एडवर्टाइजमेंट ये देखो, मतलब अभी पहले का ये स्वॉर्ड में भी कोडी रोड्स दिख रहे हैं, अब जो अगली आप देखोगे इसके अंदर स्वॉर्ड में से कोडी रोड्स गायब हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि शायद क्लैश एट द कासल के अंदर भी नहीं आने वाला, शायद ये हो सकता है, बाकी अब देखो। लेकिन कोडी रोड्स को भी नहीं पता कि वो कब वापस आ रहे हैं। रॉयल रमल में तो आ जाएंगे, इतना तो मुझे श्योरिटी है। वैसे क्लैश एट द कासल के बारे में एक और अपडेट है, आप इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो, जो कि रेसल टिक्स की तरफ से है। यहाँ पर भाई साहब अभी सितंबर के अंदर हो रहा है क्लैश एट द कासल, और देख रहे हो भैया टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं 60,000 और 71,000 की कैपेसिटी, और 11,000 जो टिकट्स है वो अभी भी अवेलेबल हैं। तो ये टिकट्स वगैरह बहुत बढ़िया चल रही है भाई। 60,000 टिकट्स अभी एक महीने से ज़्यादा, कितना अभी क्या चल रहा है, जुलाई, फिर जुलाई जाएगा, फिर अगस्त जाएगा, फिर सितंबर आएगा वही मिड में। तो भैया यहाँ पे मतलब मिड में नहीं, स्टार्ट में, तो ये काफ़ी लंबा टाइम है अभी होने में, लेकिन अभी से टिकट बिक गई हैं। अगर आपको लग रहा है ना 11,000 अभी भी नहीं बिके, तो भाई ऐसा होता नहीं है। ये तो रेसलमेनिया में भी नहीं होता, डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब पैकेज इतनी पहले से निकालते हैं कि तब जाके वो बिकते हैं। बट क्लैश एट द कासल की तो कुछ अलग ही हाइप लग रही है। सेथ रॉलिंस की भी एक हाइप बनी हुई है ट्विटर के ऊपर, एक अलग ही ट्रेंड उन्होंने चला दिया है, और अपना जो मिडिल नेम है उसको वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अब उन्होंने सेथ डेटोनिन रॉलिंस कर दिया है इस नेम को। बट सेथ रॉलिंस को अपने मिडिल वाले नेम के साथ कुछ ज़्यादा ही चुल करने की आग हो गई है। बट हाँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जो कि सोलो सिकोआ से जुड़ी हुई है, जो कि ब्लड लाइन के पॉसिबल नेक्स्ट मेंबर हो सकते हैं। तो भाई देखो, एक अपडेट आई है उनके बारे में, और अपडेट ये है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं मेन रोस्टर को समर स्लैम के बाद, जो कि 30 जुलाई को होगा। और अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि क्या उनको ऊसोस के साथ ही पेयर करेंगे, ब्लड लाइन में पेयर करेंगे उनके रियल लाइफ ब्रदर के साथ। तो ये एक मेजर अपडेट है उनके बारे में, क्योंकि सोलो सिकोआ आई थिंक एक इम्पैक्टफुल सुपरस्टार होंगे डेफिनेटली, क्योंकि समवन ट्री से वो बिलोंग करते हैं, और उन सुपरस्टार का तो आप मान ही सकते हो करियर वैसे ही बन गया, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे आके जा चुके।
हाँ, तमीना यहाँ पर थोड़ी एक्सेप्शन है, उसको हम अलग रख सकते हैं। तो देखो फिर अब क्या उनको उनके साथ, वैसे आप मुझे बताना कि क्या उनको पहले अलग चलाना चाहिए या फिर आते ही ब्लड लाइन में डालना चाहिए? आई थिंक दोनों तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकती है WWE उनके साथ में। बट हाँ, जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि रोमन रेंज बीच में है, 3 बंदे उनके पीछे आ रहे हैं, तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो सकता है। बाकी पॉलीमेंथ तो ऐसे बेल्ट लेके चलती हैं, तो समर स्लैम के बाद आप लोग एक्सपेक्ट करना उनका। ब्रॉन स्ट्रोमन की बात करते हैं तो भैया उन्होंने एक वीडियो डाली है जो कि वैसे तो टिकटॉक से है, लेकिन हमने ट्विटर पे देखी थी। तो ट्विटर के ऊपर ये जो वीडियो है, यहाँ पर आप लोग ब्रॉन स्ट्रोमन की फिजिक देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो गई है। मतलब अगर आपको बॉडी बिल्डिंग वगैरह इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ऐसा होता है कि जो बंदा रिप्ड है यानी कि जैक्ड है, उसकी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, तो फिर वो मैसिव नहीं हो सकता सेम टाइम पे अगर वो कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं कर रहा है या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं ले रहा। और आई थिंक जिस तरीके की फिजिक लग रही है मुझे ब्रॉन स्ट्रोमन की, ये पूरी नेचुरली है। और ये लग रहा भाई समय के साथ साथ ब्रॉन स्ट्रोमन बड़े ही होते जा रहे हैं। पहले वो बिल्कुल चौड़े आए थे, बिल्कुल थुलथुले जैसे, उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन ला के अपने आप को थोड़ा सा उनका साइज़ कम हुआ था, बट एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वो जो है साइज़ दोबारा से गेन कर रहे हैं। तो भैया फिजिक तो बड़ी तगड़ी है ब्रॉन स्ट्रोमन की। आई थिंक WWE ने ये चीज़ देखी नहीं, उन्होंने रिलीज़ कर दिया उनको। बड़ा शॉकिंग था वैसे ब्रॉन स्ट्रोमन का रिलीज़ होना। बड़ी शॉकिंग बात तो एक और है जो कि गोल्डबर्ग ने बताई इंटरव्यू के अंदर। अब तक मैंने भी आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है कि ब्रे वायट और जो फील्ड का मैच, सॉरी ब्रे वायट और गोल्डबर्ग का जो मैच हुआ था, उस मैच में ये गोल्डबर्ग का डिसीजन था कि भैया मैं नहीं हारूंगा, मुझे नहीं हारना ऐसे, क्योंकि मैं नहीं हार सकता फिन के साथ में, मेरी भी कोई इज्जत है ऐसे वगैरह। ये सारी बातें जो हमको पता लगी थी, सारी की सारी जो डर्ट शीट्स है उनके ऊपर रिपोर्ट हुआ था। तो जब ये बात अब गोल्डबर्ग से बोली तो आज भैया गोल्डबर्ग ने इस बात का आंसर दे दिया। और मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल कुछ उलट ही है अगर हम गोल्डबर्ग की बात माने तो। गोल्डबर्ग ने यहाँ पर ये कहा कि देखो मैं इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी अग्री नहीं करता बात से जो मेरे बारे में चीज़ें चल रही हैं कि मैंने डिसीजन लिया था फील्ड को हराने का कि मैं उसको हराऊंगा। देखो मैं ये कोई भी नहीं होता करने वाला, क्योंकि देखो एक तो सबसे पहले मैं एक पार्ट टाइमर हूँ, ठीक है, और एक पार्ट टाइमर वाला अब बंदा आके ऐसे कैसे डिमांड कर सकता है। और ये जो चीज़ है ये बिजनेस के बारे में है, ये मेरे बारे में नहीं है। मैं भी आता हूँ तो इस बिजनेस के लिए आता हूँ, तो फिर मैं अपने आप को कैसे आगे प्रायोरिटी में रख के कह सकता हूँ। तो ये मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था, मैंने किसी से कोई भी डिमांड नहीं की थी, बल्कि मैं तो सऊदी अरबिया से फ्लाइट लेके ये चला था कि मेरे को हारना है इस इवेंट के अंदर और फील्ड जो है मेरे सामने जीतेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में चेंज हो गई, इसमें मेरा दूर दूर तक कोई भी हाथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे आएंगे ब्रे वाइट के सामने और फेस टू फेस उनसे इस बारे में बात करना चाहेंगे। तो गोल्डबर्ग ने तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ही अलग बात बोल दी है कि उनका तो कोई इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है। वैसे अगर सच बोल रहे हैं गोल्डबर्ग, जो कि अगर गोल्डबर्ग बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात मानूंगा, तो फिर इतने टाइम से जो उनको लोग चीज़ें बक रहे थे वो कह सकते हैं वो ऐसी था कि हमने सिर्फ एक इस स्टोरी की जो है एक ही साइड सुनी थी। और गोल्डबर्ग के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कोई भी डिमांड नहीं की थी। बंदा सामने से खुद आके कह रहा है कि मैंने डिमांड नहीं की थी, तो आई थिंक हमको मान लेनी चाहिए इस बात को। एंड उनको जो इतना क्रिटिसिज्म मिला था वो ऐसे वही गया, लेकिन फिर वही था ना कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच WWE को करवाना था, तो यही सीन बना था। आई थिंक वही रीज़न है फिर यहाँ पे, और बाकी तो हम किसी चीज़ को ऐसे कह नहीं सकते। तो आप क्या कहोगे गोल्डबर्ग के इस स्टेटमेंट के बारे में, मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एक स्टैट मैं आपको बताता हूँ 2022 का, क्योंकि 2022 आधा निकल चुका है। तो किन सुपरस्टार्स ने सबसे ज़्यादा मैच हासिल किए, आप लोग रेसल OPS की तरफ से जो ट्वीट है उसे देख सकते हो। जिमी ऊसो ने 77, जिसमें से 76 मैचेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों के साथ हैं। फिर जे ऊसो ने 75, जिसमें से 74 स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों के साथ हैं। मजाक कह रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। बाकी सेथ रॉलिंस के 72 मैचेस, रिडल के 68 मैचेस और लिव मॉर्गन के 65। तो ये 5 सुपरस्टार्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है मैचेस रसल किए हैं इस साल 2022 के अंदर। मतलब कि हमने ऊसोस को इतना रसल करते हुए देख लिया भाई, अकेले के 150 मैचेस तो जिमी एंड जे ऊसो के ही हो गए हैं। आई थिंक तभी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और उसमें से दिक्कत होगी भाई जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों के साथ ही मैच होंगे। इवन नेक्स्ट भी अब जो होने वाला है उनके साथ ही है, लेकिन स्पेशल गेस्ट रेफरी वाला, तो आई थिंक वहाँ पे ट्विस्ट वगैरह WWE ऐड करेगी। समर स्लैम का कौन सा रिटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म ही है। तो बेली के बारे में PW इनसाइडर ये रिपोर्ट करता है कि वो शेड्यूल्ड है नेशविल में, जहाँ पे मतलब समर स्लैम के वीकेंड पे। तो इस हिसाब से बेली का जो रिटर्न करने का चांस है वो पूरा इस साल के समर स्लैम में कोई सरप्राइज करके वो आ सकते हैं। और वैसे भी उनकी इंजरी को बहुत टाइम हो गया और समर स्लैम आने तक आई थिंक वो रिकवर हो ही जाएगी। तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेली को इस साल की समर स्लैम के अंदर। बाकी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, जो कि कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बिल एप्टर जो कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड के साथ भी काम कर चुके हैं। प्रो रेसलिंग के अंदर उनको बड़ा एनालिस्ट जर्नलिस्ट माना जाता है। उनका कहना ये है कि ब्रॉक लेसनर का रोमन रेंस के सामने हारने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रॉक लेसनर तो टाइम के बाद वापस आए हैं अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके, तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रॉक लेसनर ना WWE कि वो रोमन रेंस के सामने अब भी हार जाएं। एक तो पहले भी रोमन रेंस के सामने जो है ढीले पड़े हुए, तो उनके अकॉर्डिंग तो अनडिस्प्यूटेड जो चैंपियनशिप है वो ब्रॉक लेसनर के कंधों पर ही आ रही है इस साल समर स्लैम के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। बाकी आपका क्या स्टेटमेंट है इसके ऊपर, क्या सच में ऐसा होने वाला, मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी आज की जो वीडियो थी देखी थी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। सॉरी वीडियो लेट आई उसके लिए, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।